मैं अनिश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द CGPSC कोच में। द CGPSC कोच और बाकी सभी फैकल्टीज के माध्यम से द CGPSC कोच के द्वारा नियमित रूप से ACF के पेपर 1 पेपर 2 की पूरी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जा रही है और CGPSC प्रीलिम्स, CGPSC मेंस और व्यापम को भी लेकर के यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं जिसमें रेगुलर वीडियो अपलोड करके आप लोगों को अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करवाया जा रहा है, नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। सारी चीजें मतलब कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है अवेलेबल है। और अभी जो एक्चुअल सिचुएशन बन रखा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के रूप में एक वरदान जैसा ये साबित हुआ है। स्टूडेंट्स काफी सारे हमसे जुड़े हुए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी रेगुलर डेली एडमिशन ले रहे हैं, है ना भाई। तो इसी पे मैं छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा था कि सपोज दैट आप पेपर 1 में 3 पार्ट हैं, छत्तीसगढ़ है, लैंग्वेज है, मैथ्स रीजनिंग है, या पेपर 2 में आपके पार्ट हैं कहाँ, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अभी जो है कंप्लीट पेपर 1 में भी एडमिशन लेना चाहें तो, कंप्लीट पेपर 2 में भी एडमिशन लेना चाहें तो, क्योंकि लगभग ये संभावना क्लियर हो गई है कि जो कोरोना वाली समस्या भी एक वैश्विक महामारी की जो समस्या चल रही है, तो निश्चित तौर पर 20 सितंबर को एग्जाम होने की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक CGPSC ने 20 सितंबर का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन नहीं किया है। तो ये मेरा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, हम कह रहे हैं कि होने की संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो भी चीजें हैं, बट द CGPSC कोच में अभी भी पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 कंप्लीट में लॉन्ग टर्म के लिए एडमिशन ओपन है, जिसके फी डिटेल वगैरह प्रीवियस वीडियोस में दिए जा चुके हैं। आप YouTube में द CGPSC कोच करके सर्च कीजिए, आपको ACF के लिए कंप्लीट सारे फैकल्टीज के डेमो क्लासेस मिल जाएंगे और थोड़ा डेप्थ में आप जाएंगे तो CGPSC प्रीलिम्स और मेंस की भी डेमो क्लासेस वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगी। और अभी जो है हम फिजिक्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी एक कंप्लीट क्लास मैं आप लोगों के लेने वाला हूं। वो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना भाई, हिंदी में जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है या बायो है, इसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप क्वेरी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का लेना नहीं चाहूंगा, तो चलिए हम मूव करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि इसके ऊपर, फिजिक्स में रेसिस्टिविटी के ऊपर। तो अभी क्या होता है, जो ACF का पेपर है इसमें जो फिजिक्स का सिलेबस है, तो रेसिस्टिविटी को लेकर के हर बार प्रश्न आए हुए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में रेसिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जहां से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ बड़े अच्छे से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको इत्मीनान से, पेशेंसली पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में मैं ये कमिटमेंट आपको दे सकता हूं कि यदि आपने समझ लिया, देख लिया, तो रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर हाल में ACF में मिलेगा जो आपसे निश्चित तौर पे बनेगा। तो चलिए रेसिस्टिविटी की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। में चर्चा किए थे, आपने ओम का नियम देखा था। ओम के नियम के बाद हम लोगों ने चर्चा की थी किसके ऊपर? प्रतिरोध के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 4 चीजें आपको डील की थी, है ना भाई। अब ये 4 चीजें क्या है, तो इसमें देखिएगा, एक हमने देखा था R is inversely proportional to N, R is inversely proportional to cross sectional area, R is directly proportional to the temperature, R is directly proportional to the length। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, का मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। 1 अपॉन में लिखा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान कम होगा। चीजें बहुत सरल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलिए, तो अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, एक और हिंदी का वर्ड है इसको यूज करने वाला कि वो है चालकत्व, सॉरी कंडक्टिविटी, है ना भाई। एक मिनट, तो प्रतिरोधकता एक और चीजें हैं, तो चालकत्व कंडक्टिविटी है, वो कुछ और होता है, अभी आगे में डील करेंगे आपको। तो ये जो फैक्टर इफेक्टिंग हमने देखे थे, तो ये सबसे पहले तो आपको समझने की बात जब आती है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में प्रतिरोध ही है। वास्तविक में क्या है? प्रतिरोध ही है। ठीक है, कैसे है? इसमें कैसे का जवाब है यूनिटी। यूनिटी मींस क्या? हिंदी में मैं आपको बोलूं, एकांक। तो फिजिक्स में क्या होता है, जितनी भी थ्योरी हम स्टडी करते हैं तो उसको पहले यूनिटी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं,
और यूनिटी के बाद उसको दो जगह देखा जाता है, वैक्यूम और उसके बाद मीडियम। तो पहले वैक्यूम में उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर वैक्यूम में, फिर मीडियम में उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ प्रूफ हो जाता है और भी जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उसको अप्रूव कर देते हैं एज इट इज, तब कहीं जाकर के कोई थ्योरी या लॉ बनता है। अरे बात समझ में? तो होता क्या है, यूनिटी की जब बात आती है, इस पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे ये देखिए, ये कोई कंडक्टर वायर है, तो इस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होने से रोकने की जो प्रवृत्ति होगी वो होगा प्रतिरोध इस पूरे कंडक्टर वायर में, जो आपको डायग्राम में सामने ये कंडक्टर वायर ए बी दिखाई दे रहा है। ये कंप्लीट लेंथ की बात हो रही है तब, लेकिन क्या हो जब मैं इसको यूनिटी के रिस्पेक्ट में मेंशन करूं, यूनिटी के रिस्पेक्ट में मेंशन करूं मतलब क्या, लेंथ, लंबाई बराबर 1 मीटर और एरिया, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि चालक तार की मोटाई। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात करूं, इसको 1 मीटर स्क्वायर लेता हूं। तो अभी देखो मैंने 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर लिया है, मतलब अब यहां पर लेंथ और एरिया का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, तो लेंथ और एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है ये वॉल्यूम देता है, आयतन को बताता है, वॉल्यूम बताता है। अरे बात समझ में? तो हमने 1 मीटर लेंथ लिया और 1 मीटर, तो सीधी सी बात है 1 इंटू 1 करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो या तो फिर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कंडीशन लगा लीजिए, या तो फिर आप लेंथ वाला कंडीशन लगा लीजिए। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको व्यवहारिक तौर पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, उसका जो प्रतिरोध होगा उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं। अभी देखिएगा, इसको मैं आपको प्रूफ करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं इसको प्रूफ करने के डायरेक्शन में। तब यहां पे आप ध्यान देंगे, ये जो 4 इफेक्टिंग फैक्टर कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसमें से मैं 2 उठा लेता हूं। कौन कौन सा, ये दोनों, और इन दोनों को जब मैं मिक्स करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे बात समझ में? अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए मैंने एक साइन ये लगाया, ठीक है। अब ये जो साइन है ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ये जो, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्या, रो, रो करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। आ रही बात समझ में? रो करके इसको प्रोनाउंस करते हैं, रो करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसमें देखिएगा R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये हमको मिल गया। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूं और लिखता हूं रो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके R A बाई L। तो देखो ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अरे बात समझ में? ये क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, गणितीय सूत्र है। अब इसमें वैल्यू रख करके बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। दूसरी शब्दों में, दूसरी भाषा में मैं कहूं, दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यदि लंबाई, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मान दिया है तो आप विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? ये जो मैंने आपको कहा था ये अप्लाई करते हैं। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे वैल्यू पुट हो जाएगा क्या, R इंटू 1 बाई 1। सॉल्व करने पे रो इज इक्वल टू R हमको मिलेगा। अब देखिए यहां से आपको डेफिनेशन मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है, विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार का प्रतिरोध है जिसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर which is having length of 1 meter and cross sectional area of 1 meter square. It's very clear. ये इसका डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है। देखिए क्लियर हो जाएगा।
वीडियो देख के, सुन के, रिपीट करके इसको लिख भी लीजिए अपने सिनॉप्सिस में, काम आने वाली चीजें हैं। अब इसकी यूनिट की हम बात करें तो देखिएगा, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार इसका यूनिट को ही पूछा जा चुका है। तो अब यूनिट फाइंड आउट करना हो तो वैसे का यूनिट जो होता है ये होता है ओम मीटर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ओम मीटर आप समझते हैं। यहां पे कैसे आया तो देखिएगा, आर का इसका यूनिट हो गया क्या, ओम, रेजिस्टेंस का, एरिया का हुआ मीटर स्क्वायर और लेंथ का हुआ मीटर, तो ये कैंसल आउट होकर के क्या बचाते हैं, ओम मीटर बचाते हैं। तो इसका यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या है ऐसा सिस्टम में, यूनिट क्या है, तो यूनिट हो गया ओम मीटर। ये भी आपको याद रखना है। फिर मैं आगे बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल एनालिसिस की मैं बात करूं तो ये है आपका M1 L3 T-3 ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन। हाँ ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ये भी आपको याद रखना है। थ्योरी, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट, यही सब तो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पहले। तो ये भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। अब इसमें आगे देखिएगा, वी हैव अ थ्योरी रिलेटेड दैट क्या J is directly proportional to E। अब देखिएगा, J is directly proportional to E। J को कल की क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, J को क्या बताया था, तो ये आपका करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है। क्या है, करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है। तो अब देखिएगा होता क्या है, क्या होता है देखिएगा, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और J जो है आपका करंट डेंसिटी है। तो E अपॉन J मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो है ना भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात है, ये बताता है इसको, रेसिस्टिविटी को बताता है। ये भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। किसको बताता है, रेसिस्टिविटी को बताता है। रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस का यूनिट प्रेजेंटेशन है, इसलिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, हर मटेरियल में कांस्टेंट होता है, ये वेरिएट नहीं होता। मतलब कि कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी फिक्स है। मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है। अरे इस बारी बात समझ में, एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी उसी वैल्यू पे रहेगी, वो वेरिएट नहीं होगा, जबकि रेजिस्टेंस वेरिएट होता है। तो अब देखिएगा, ये चूंकि क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं ऐसा लिखता हूं। अब ये कांस्टेंट हट जाएगा तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J। अब J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आपको क्या याद रखना है, माइंड सेटअप क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी या स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी इज ट्रू दैट व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। ठीक है, धारा घनत्व समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है धारा घनत्व की। यह कथन सत्य है। अरे बात समझ में। तो अभी देखिएगा, अभी मैंने आपको ये एक रिलेशन बताया, अभी रेसिस्टिविटी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मेट है, उसके तरफ भी हम मूव करते हैं। तो देखिएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ रेसिस्टिविटी मतलब कि विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जहां से आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं लेके चलता हूं। हमारे पास एक कंडक्टर वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L1 है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, L1 है, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 है। अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि कॉपर वायर को इतना खींचा गया कि इसकी लेंथ डबल हो गई, मतलब कि खींचने के बाद इसकी लेंथ डबल हो गई। तो अब यहाँ पे L2 आ गया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस हम मानते हैं A2 है और R2 है। अब बात होती है A2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, A2 है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन बिल्ड पहले करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन से ही हमको ये क्लियर हो जाता है कि लेंथ को डबल किया गया, मतलब कि न्यू लेंथ इज डबल ऑफ प्रीवियस लेंथ।
L2 इज इक्वल टू 2L1, ये वैल्यू मिल गई। R1 R2, तो अभी R1 हमको R2 फाइंड आउट करना है, नए कॉपर वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अरे बात समझ में। लेकिन जब यहाँ पे बात A2 की आती है तो व्हाट विल हैपन अबाउट A2, यहीं पे हम गलती करते हैं। तो देखिएगा, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे एक छोटा सा रबड़ मेरे सामने है, अब इसको मैं ऐसा लेंथ इसकी इंक्रीज कर रहा हूं, खींच रहा हूं, तो आप देख पाएंगे कि इसका ये वाला जो फैक्टर है, क्या इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये कम हो रही है। ऐसे ही कंडक्टर वायर को जब हम खींचेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कम होगा। तो यदि लेंथ को डबल करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट हाफ होगा। तो A2 विल बी A1 by 2, A2 इज इक्वल टू A1 by 2। आ रही बात समझ में। अब हम आते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो हमने पढ़ रखा है R इज इक्वल टू रो L बाई A, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस को लेकर के विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टिविटी। अब चूंकि उसी कंडक्टर की बात हो रही है तो दोनों कंडक्टर का रेसिस्टिविटी तो सेम होगा। आ रही बात समझ में। तो यहां पर रेसिस्टिविटी सेम होगा, तो हम इसको रेसिस्टिविटी को रो 1 रो 2 नहीं लेंगे, वो रो ही रहेगा। तो R1 इज इक्वल टू L1 बाई A2, ऐसे ही R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2, ये आ गया। वेट ये A1 होगा ना, गलती कर दी मैंने। R2 इज इक्वल टू रो L1 L2 अपॉन A2। अब हम क्या करते हैं, L2 की इस वैल्यू को और A2 की इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो ये R2 बराबर हो जाएगा रो 2L1 इज डिवाइडेड बाई A1 बाई 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो नाउ फाइनली वी विल गेट R2 इज इक्वल टू 4 रो L1 बाई A1, और ये जो रो L1 बाई A1 है वो किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। तो फाइनली R2 इज इक्वल टू 4R1 हमको मिलेगा। मतलब कि नए वायर का जिसकी लेंथ डबल की गई उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो उसी को यहां पर समझने के लिए बहुत आसान सा फंडा जो है मैंने डेवलप किया हुआ है। अब इतना कैलकुलेशन करके हम आंसर लेके आए, तो इसको हम ट्रिक बेस पे हम यदि जाना चाहें तो 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, यदि लंबाई n गुना बढ़ाई जाए, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, यदि लंबाई n गुना बढ़ाई जाए, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो उस कंडक्टर वायर का, नए कंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब कि डबल किया तो 4 गुना हो गया, तो यहां पे हमने 2 किया तो 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ गया। मान लो 4 गुना करते तो 4 का स्क्वायर 16 गुना बढ़ जाता। अरे बात समझ में। 8 गुना करते तो 8 का स्क्वायर, इस तरह से। मतलब क्या है, यदि लंबाई को n गुना बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, देन रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाई n स्क्वायर टाइम्स। ये एक फंडा हुआ। अब इसी की तरह अभी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो नॉर्मली हम जो कंडक्टर वायर यूज करते हैं ये क्या होता है, गोल होता है। गोल होता है मतलब इस तरह से गोल होता है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यही क्रॉस सेक्शनल एरिया से पता चलता है कि वायर कितना मोटा है, इसकी थिकनेस कैसी है। तो यदि हम वायर को खींचेंगे तो थिकनेस कम होगा। तो इस बेस की मैं बात करूं, या इस बेस का मुझे एरिया निकालना हो, तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा। तो ये एक्चुअल में सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और सर्कल में एरिया किस पे डिपेंड होता है, रेडियस पे डिपेंड होता है। मतलब कि दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि जो कंडक्टर वायर है ना भाई, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किस पे बेस्ड है, रेडियस पे बेस्ड है, त्रिज्या पर आधारित है ना भाई। तो जहां पर लेंथ की बात हो रही है उसी क्वेश्चन को रेडियस के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो यदि किसी कंडक्टर वायर को खींच करके उसकी रेडियस को 1/n टाइम्स बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया, सॉरी, खींचने पर रेडियस कम होगा। तो किसी कंडक्टर वायर को खींचा गया जिससे उसका रेडियस जो है 1/n टाइम्स कम हो गया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n⁴ गुना बढ़ जाएगा। n⁴ गुना बढ़ जाएगा, n⁴ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि इनिशियल स्टेज में रेडियस क्या था, r था, ठीक है भाई। इनिशियल स्टेज में रेडियस क्या था, r था। अब वायर को खींचा गया जिससे उसका रेडियस कितना हो गया, r/2 हो गया।
जिससे उसका रेडियस कितना हो गया, r/2 हो गया। तो यहाँ पे 1/n मतलब 1/2 टाइम्स कर दिया गया, उसको डिक्रीज किया गया है। तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कि या 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 16। तो 16 टाइम्स 16 गुना, तो मतलब कि क्या होगा, उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट के माध्यम से लेंथ इंक्रीज के फॉर्मेट हो या फिर रेडियस डिक्रीज का फॉर्मेट हो, लेंथ इंक्रीज करने से रेडियस डिक्रीज होगा, तो लेंथ और रेडियस के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन मिलता है हमको, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलता है। तो आसानी से इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और रास्ता है, मान लो इसमें आपको दिक्कत हो तो ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये वाला फॉर्मूला देखिएगा। ये जैसे इसी पे अभी मैंने इसी क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे L2 इज इक्वल टू मिला 2L1, L2 इज इक्वल टू मिला 2L1। तो इस वैल्यू को जब मैं यहां पर पुट करता हूं तो देखिएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर फॉर्मूले में। अब L2 को मैं पुट कर रहा हूं 2L1 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाइड करने पे R1 अपॉन R2 L1 स्क्वायर अपॉन 4L1 स्क्वायर है ना भाई, ये कैंसल आउट, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मिला 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आता है R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1। ये लो, ये एक और तरीका है। अरे बात समझ में? तो अब देखिएगा यदि लेंथ की बात की गई तो ये आपका काम कर लेगा। अब इसी को यदि रेडियस के फॉर्मेट में बोल दिया तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। मैं आपको सिर्फ इससे जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनते हैं उसको बनाने की बात कर रहा हूं। अरे बात समझ में, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा एक और हम देखें कि यदि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ जाए, परसेंटेज के फॉर्मेट में आ जाए, मतलब कि यदि लेंथ को इंक्रीज करके x% इंक्रीज कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा x% इंक्रीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 5, तो x जो है स्मॉलर देन 5, तो x जो है, x का जो मान है वो 5 से कम होना चाहिए, मतलब कि 2%, 3%, 4%। अरे बात समझ में, तो x इज स्मॉलर देन 5, तो x के नीचे x की जो वैल्यू है वो जब 5 से कम के लिए होगा तब क्या हो जाएगा, यदि लेंथ 2% x% इंक्रीज किया गया तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2x% इंक्रीज हो जाएगा, 2x% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि लेंथ को 4% बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4% यदि लेंथ बढ़ाया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8% हो जाएगा इंक्रीज होकर के। ये कितने तक के लिए सकते हैं, ये यहां तक के लिए सकते हैं। पर क्या होगा यदि लेंथ को इंक्रीज करके 10% कर दिया गया, यदि लेंथ को बढ़ा करके किसी कंडक्टर वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया गया, 15% इंक्रीज कर दिया गया, 20% इंक्रीज कर दिया गया, 5% इंक्रीज कर दिया गया, तो इसको 5, 10, 15, 20 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इस 4 फॉर्मेट में हमको देखना है, जिसको हम अगली क्लासेस में जब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लेंथ 5% इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, या 10% डिक्रीज हुआ तब क्या होगा। तो ये एक अलग फंडा है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में काम आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये तो अभी हमने सॉल्व करके देख लिया है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम वेरिएट होते हैं, क्योंकि एसीएफ का जो 2017 का पेपर आया था उसमें कोफिशिएंट में आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट के रिस्पेक्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना भाई। जो 2017 का क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोग को डिलीवर किया हुआ है उसमें देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक अगला फॉर्मेट जो हमारे पास जनरेट होता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, वो है रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। अब यहाँ पर ये जो सिग्मा शब्द मैंने प्रयोग किया है ये एक्चुअल में क्या है, ये चालकत्व है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है, रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है ना भाई। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो प्रतिरोधकता जो है चालकता का या चालकत्व का व्युत्क्रम होता है,
ठीक है। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, जहां पे सिग्मा किसको बता रहा है, चालकत्व को बता रहा है, रेसिस्टिविटी को, कंडक्टिविटी को बता रहा है। इसको हम महो या महो से प्रोनाउंस करते हैं, ये इसका जो है मात्रक भी होता है। महो जो है इसका मात्रक होता है, जैसे रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेसिस्टिविटी का रो होता है, और इसका जो है महो होता है, ये इसका यूनिट है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, है ना भाई, जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है। जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका प्रतिरोधकता कम होता है, उनकी रेसिस्टिविटी कम होती है, न्यूनतम होती है। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं, जो कंडक्टर नहीं होते हैं, है ना भाई, उनकी रेसिस्टिविटी अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। ये भी वन लाइनर स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम के पर्पस से याद रखना है। रेसिस्टिविटी में, लंबाई में, क्षेत्रफल में रेसिस्टिविटी का इफेक्ट नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया, ठीक है। रेसिस्टिविटी किसी तरह से इफेक्ट नहीं करता, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लंबाई और क्षेत्रफल का रेसिस्टिविटी में प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन टेम्परेचर का, ताप का रेसिस्टिविटी में, प्रतिरोधकता में प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का, ताप का रेसिस्टिविटी में, प्रतिरोधकता में प्रभाव पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारे पास, इसको आपको मेमोराइज करना है। हालांकि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह में भी, उसमें भी किसी भी प्रकार से न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का ऐसा कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं आया है, पर लास्ट पेपर में आपका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, अल्फा, अल्फा यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ताप गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना भाई, आपका प्रतिरोध ताप गुणांक, ये जो अल्फा है इसको हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में? प्रतिरोध ताप गुणांक, तो इसको लेकर के पूछा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी जो है बढ़ती है। तो यहां पे R नॉट क्या है, R नॉट क्या है, तो R नॉट जो है T नॉट टेम्परेचर पे, T नॉट टेम्परेचर पे, R नॉट रेजिस्टेंस, कंडक्टर वायर का T नॉट टेम्परेचर पे R नॉट रेजिस्टेंस है। तो R नॉट, T नॉट, T अल्फा, इसकी वैल्यू पुट करके न्यू रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको आप अपने नोट्स में, सिनॉप्सिस में इंक्लूड कीजिए। क्वेश्चंस की जब बात आएगी, जैसे कि अभी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंप्लीट होगा, 20 क्वेश्चन का मैं जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगा, उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, और वो क्वेश्चन आपको अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दैट व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है। अब जो जो दिया हुआ है, जैसे कि मैं यहीं पर एक एग्जांपल लूं, मान लो किसी क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है ना भाई, L की वैल्यू दी हुई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है, फिर रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। इन तीनों को लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको लेकर के तीनों की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड है फिजिक्स में। अरे बात समझ में? तो फिजिक्स में क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले पूरे रटे हुए हो, वो सारे जितने मैं आपको बता रहा हूं, जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जब मैं वर्कशीट दूंगा तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लाइटली लेना है, रिलेटेड फॉर्मूले को अप्रोच करना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेट करना है, देखना 4 में से कौन से ऑप्शन से मैच किया, जिससे मैच किया वही आपका परफेक्ट आंसर है। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत हो तो फटाक से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अनीस सर को व्हाट्सएप कर देना है। अरे बात समझ में? तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो अभी हमने जितना डिस्कस किया वो रेसिस्टिविटी पे डिस्कस किया। अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ के ऊपर और डिस्कस करेंगे। फिर हम मूव करेंगे कहां, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, फिर हम मैग्नेटिज्म यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट लगभग 2 वीडियो आपको और मिलने हैं। उसके बाद फिर हम अगले यूनिट की तरफ मूव करेंगे और फर्स्ट यूनिट के प्रैक्टिस वर्कशीट की तरफ मूव करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।